गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और काफी टाइम से हम इस सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले बात करते हैं पिछली क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। पिछली क्लास में आपसे जो है वो 2 सवाल पूछे गए थे। उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है मुस्कान, नीरज, सरुति, हेमलता, अंशु, मोनिका, सुरेंद्र और पिंकी। ठीक है, बाकी बच्चों ने भी आंसर किए। बहुत से बच्चों ने जो है वो, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे, 2 में से किसी का ही क्वेश्चन सही, किसी का ही क्वेश्चन गलत, ऐसा हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पोल में सभी आंसर किया करो। और बहुत से बच्चे हैं जिनकी क्लास की टाइमिंग देखो कितनी कम है। 1 घंटे की क्लास में कोई सिर्फ 4 ही मिनट आ रहा है, कोई सिर्फ 20 ही मिनट आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आज की क्लास में जितने भी पोल के क्वेश्चन होंगे आप सभी उसको अच्छे से करोगे। तो हम पढ़ रहे थे बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में, जिसमें हमने पहली सर्वसमीका पढ़ ली है, दूसरी सर्वसमीका पढ़ ली है। उनको फटाफट से यहाँ लिख लेते हैं। पहली सर्वसमीका कहती है अगर कोई 2 संख्याएं आपस में जमा हो रही हो और उनका होल स्क्वायर या फिर उसके पूरे का जो है वो वर्ग हो रहा हो, तो इसको कैसे खोला जाता है? इसको खोला जाता है a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2 गुणा में a गुणा में b। मतलब पहली संख्या का भी स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए, दूसरी संख्या का भी वर्ग कीजिए और उसमें इन दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें तीसरी एक और चीज जोड़नी है, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये थी हमारी पहली सर्वसमीका। बात करें अगर अपनी दूसरी सर्वसमीका के बारे में, तो दूसरी सर्वसमीका ने कहा कि अगर कोई 2 संख्याएं आपस में माइनस हो रही हो और उनका वर्ग हो रहा हो तो क्या होता है? तो होता है a की घात 2 जमा का निशान b की घात 2, ये प्लस 2ab है, ये बन जाएगा माइनस का 2ab। ठीक है, और अगर बात करें हम तीसरी सर्वसमीका की, जो कि हम आज पढ़ने भी वाले हैं, उसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे, तो वो कहती है अगर एक ब्रैकेट में संख्याएं जमा हो रही हैं और दूसरे ब्रैकेट में संख्याएं, दूसरे ब्रैकेट में वही सेम संख्याएं अगर माइनस हो रही हैं, तो उसको कैसे हल करते हैं? तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे a स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे b स्क्वायर। तो ये हमारी 3 सर्वसमीकाएं हैं जो बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही आसान है और बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस सर्वसमीका के सवाल हमने करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर आपको पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसी को, हाँ बोलो। कुछ नहीं। ओके, देखो अब ये जो सर्वसमीका है ना, सर्वसमीका हमेशा ही दोनों तरफ से चलती है। दोनों तरफ से मतलब कैसे? तो ऐसे कि अगर सवाल ऐसा हो कि एक ब्रैकेट में 2 संख्याएं माइनस कर रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में वही दोनों जमा कर रही हैं, अगर सवाल ऐसा है तो उत्तर कैसा होगा? तो उत्तर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर ऐसा होगा। अब मान लो सवाल हमारा ऐसा हो जाए, कैसा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ, सोचो और बताओ। a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी। बिल्कुल, a माइनस बी, a प्लस बी, या फिर a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सर्वसमीका हमेशा दोनों तरफ से चलती है कि अगर सवाल आपका ऐसा है तो आपका उत्तर ऐसा होगा, लेकिन अगर आपका सवाल ऐसा है तो उत्तर ऐसा होगा। ठीक है, अब इस सर्वसमीका पर हमेशा ही 2 तरह के सवाल आते हैं। पहले में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जब हमारा सवाल ऐसा था तो उत्तर क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे सवाल अगर इस चेहरे का हो या इस तरीके का हो तो उत्तर इस तरीके में कैसे निकालना है। तो पिछली क्लास में भी सीखा था, आज भी सीखेंगे, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, इसलिए अच्छे से सीखना। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ। अभी अपना सवाल लिखते हैं। तो सवाल हमारे पास है 25 के साथ है m और यहाँ लिखा है m की घात 2
और माइनस का स्क्वायर यहाँ है 16 और यहाँ लिखा है n की घात 2। ठीक है, तो मैंने इसको ध्यान से देखा और मैंने देखा ये जो सवाल है इसकी शक्ल कैसी दिख रही है। इसकी शक्ल मुझे दिख रही है कि यहाँ पर पहली संख्या का स्क्वायर किया है, यहाँ पर दूसरी संख्या का स्क्वायर किया है और बीच में माइनस का निशान लगाया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे a की घात 2 है, ये यहाँ पे b की घात 2 है। अब अगर मैं इन दोनों की तुलना करूंगी ना तो मुझे a का मान नहीं मिलेगा, मुझे मान मिलेगा a स्क्वायर का। ठीक है, मुझे किसका मान मिलेगा? a स्क्वायर का। तो मैंने देखा ये a स्क्वायर है। ठीक है, a स्क्वायर के ऊपर लिखा है 25m की घात 2। इसका मतलब a की घात 2 कितने के बराबर है? तो वो है 25m की घात 2 के बराबर, क्योंकि a स्क्वायर की जगह पर ऊपर 25m स्क्वायर लिखा है। ठीक है, और b स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है बताओ? 16 माइनस 16 ठीक है, पर अभी माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने कहा था जब सर्व समीकरण लगती है तो वो माइनस के हिसाब से बनी होती है, तो हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अभी के लिए 16n स्क्वायर है। अच्छा, अब मेरा सवाल ऐसा है तो मेरा उत्तर कैसा होगा बताओ? सवाल अगर ऐसा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो उत्तर कैसा होगा? a माइनस बी और a प्लस बी। बिल्कुल, a प्लस बी, a माइनस बी या फिर a माइनस बी, a प्लस बी, ऐसे कह लो इसको। ठीक है, कि एक ब्रैकेट में a और b की जमा करानी है, दूसरे ब्रैकेट में a और b की माइनस करानी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बहुत आसान है, कर लेंगे। लेकिन फिर मैंने देखा कि मुझे चाहिए a का मान और मुझे चाहिए b का मान, पर मुझे a की घात 2 का मान पता है और b की घात 2 का मान पता है। ना तो मुझे ये पता कि a कितने के बराबर, ना तो मुझे ये पता कि b कितने के बराबर। मुझे पता है कि a की घात 2 कितने के बराबर है और b की घात 2 कितने के बराबर है। a में और a की घात 2 में अंतर होता है, b में और b की घात 2 में भी अंतर होता है। तो मेरा पहला काम तो यहाँ पे क्या होगा कि a स्क्वायर की मदद से या a की घात 2 की मदद से मैं a का मान निकालूं और b की घात 2 की मदद से मैं b का मान निकालूं। ठीक है, तो चलिए a का मान निकालते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे a की घात 2 बराबर में 25m की घात 2। अब a का मान निकालना है, मतलब a को अकेला छोड़ना है, तो a को मैंने यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। a का यहाँ पर वर्ग हो रहा था, लेकिन मुझे a को अकेला करना था, मतलब मैं इस वर्ग को यहाँ से उठाऊंगी और बराबर के उस पार भेज दूंगी। अब हमें पता है अगर वर्ग बराबर के उस पार चला जाता है तो क्या बन जाता है? तो हो गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, हाँ पहले ये बताओ, पर अगर वर्ग यहाँ पर है और वर्ग को मैं बराबर के उस पार भेजूं तो वो क्या बनेगा? सोचो। 5 नहीं, नहीं, इसका बताओ ना, वर्ग का उल्टा क्या होता है? रूट रूट कह लो या वर्गमूल कह लो। तो यहाँ पर बराबर के इस तरफ a का वर्ग हो रहा है, जब मैं इसको वर्ग को बराबर के उस पार भेजूंगी तो वहां पे जो संख्या लिखी है उसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ना सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिसने कर लिया है वेरी गुड, इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपकी नोटबुक देखूंगी। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर a का वर्ग हो रहा है तो बराबर के उस पार जाएगा तो वर्गमूल होगा। अगर यहाँ ये चीज आपने याद रखी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर ये चीज याद नहीं रखी तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब a तो हमारा अकेला है तो a को ऐसे का ऐसा ही रहने दो। 25 को तोड़ के लिखो और m की घात 2 को भी तोड़ के लिखो। 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5 और m की घात 2 को कैसे लिख सकते हैं? m गुणा m। ठीक है, m की घात 2 को लिख सकते हैं m गुणा m। अब इसके ऊपर लगा है वर्गमूल, हमें अपनी संख्याओं को वर्गमूल से बाहर निकालना है। संख्याएं वर्गमूल से बाहर तभी निकल पाती हैं जब उनकी 2 की जोड़ी बनती है। तो यहाँ पर देखो 5 की भी 2 की जोड़ी बन गई है और m की भी 2 की जोड़ी बन गई है, तो ये बाहर आ जाएगा वर्गमूल से। तो a का मान कितना आया बताओ? a का मान कितना आया? 5m। ठीक है,
5m, और मुझे चाहिए भी a का मान था, तो मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में चाहिए a और यहाँ भी चाहिए a, तो मैंने a का मान निकाल के इसको डब्बे में बंद कर दिया। अब b का मान निकालते हैं, ठीक इसी तरह से b का भी मान निकलेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं फटाफट से, हमें दिया था कि b की घात 2 जो है वो 16n की घात 2 के बराबर है। हमें b का मान निकालना है, मतलब b को अकेला छोड़ना है। b को अकेला छोड़ेंगे, b का वर्ग हो रहा है, वर्ग बराबर के उस पार जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, और ये बन जाएगा 16n की घात 2। 16 को किसी संख्या की गुणा में लिखो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 4 मैम। बिल्कुल, आप इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 4 बार 2 भी लिख सकते हो या 2 बार 4 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप 16 को वैसे हम कोशिश करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में लिखें, तो हम 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कैसे निकला ये? तो ये निकला अभाज्य गुणनखंड करके, वो हमने बहुत पहले की क्लासेस में सीखा है ना, जब हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 1, तब हमने सीख लिया था। और n की घात 2 को लिख सकते हैं हम n गुणा n, ठीक है। अब यहां से इनको बाहर निकालना है, इस 2 ने इसके साथ जोड़ी बना ली है, तो ये 2 एक बार बाहर निकल जाएगा। इसकी इससे जोड़ी बन गई, 2 बाहर आ गया, इसकी इससे जोड़ी बन गई, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, n की n से जोड़ी बन गई तो n भी बाहर आ गया, और b हमारे पास आ गया। हाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल, आप इसको 4 गुणा 4 भी लिख सकते हो, तो हमारा आंसर आ गया 4n। तो a है 5m और b है 4n। हमने a की घात 2 और b की घात 2 से a और b का मान निकाल लिया। अब हम इसको यहाँ पे भर देंगे, क्योंकि ये हमारा उत्तर है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तर है। अब a का मान हमें पता ही है 5m और b का मान 4n, तो पहले ब्रैकेट में a और b माइनस कर रहे हैं, मतलब 5m और 4n माइनस करेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में a और b जमा कर रहे हैं, मतलब 5m और 4n जमा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। हमारा सवाल था 25m की घात 2 माइनस 16n की घात 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ध्यान आपको बस यहाँ पे इतना रखना है कि आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू पता होगी, वहां से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सभी को समझ आया? तो करेंगे क्या एक क्वेश्चन पोल में। बाकी 16 को आपने कहा 4 गुणा 4, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। मैम कॉपी देखनी है? अच्छा बताओ। ओके मोनिका, आपका मैं देख रही हूँ तो 5 थोड़ा सा गलत है बेटा, आपने n माइनस 4n क्यों लिखा? 5n माइनस 4n लिखो। देखो ए बी की वैल्यू तो ठीक निकाली है ना, पर लिखा थोड़ा सा गलत है, ठीक है, उसको ठीक ढंग से लिखो। मैम ओके मालती आपका मैं देख रही हूँ, सुरेंद्र आपका, आपकी सॉरी सरुति आपका कैमरा ऑफ है बेटा, कैमरा ऑन कीजिए। ओके मालती आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। पिंकी आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है, बिल्कुल। चलिए, तो अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और क्वेश्चन कर लेते हैं एक। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है, ध्यान से इसको देखना और ध्यान से इसको हल करना। सवाल है 36 a की घात 2, ठीक है, माइनस का निशान 81 b की घात 2। ये आपका सवाल है और आपने इसको हल करना है। आपको पता चल गया होगा किस तरह का सवाल है ये। तो सवाल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। यहां से आपको a स्क्वायर की और b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उससे a और b की वैल्यू आपने खुद निकालनी है। पहले उसकी वैल्यू को निकाल लेना अच्छे से, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है पोल में। तो पोल अभी आपको नजर नहीं आएगा, थोड़ी देर में पोल आपको नजर आएगा, ठीक है। चलिए आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। जितना जितना जिसको समझ आया है, जो जो समझ आया है, उस हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दो। ओके हेमलता आपने कर दिया, ठीक है। हाँ हैंड रेज कर लेना, जिसका भी होता चला जाएगा।
और जिसको नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि पोल में आंसर करना है, तभी आपका नाम पोल रिजल्ट में आएगा। बताती हूँ मैं पोल कहाँ होता है। आपको अपने फोन पे नीचे जो है वो 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उन 3 डॉट पे क्लिक करो, ठीक है। उन पे क्लिक करके आपको नजर आएंगे बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको नजर आ जाएगा 1 पोल एक्टिव, ऐसा कुछ लिखा होगा, पोल एक्टिव या 1 पोल एक्टिव। उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेंगे 4 ऑप्शन। उन चारों ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगता है कि ये मेरा आंसर है, उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर वोट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करके वोट पे क्लिक कर दोगे तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा, और आपको ये भी नजर आ जाएगा आपके अलावा कितने बच्चों ने आंसर किया और किस ऑप्शन को कितने बच्चों ने चुना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी है। हो गया आंसर, ठीक है। पोल में आंसर दिया आपने? मैम पोल टच नहीं होता मेरा। आपने वो देखा स्क्रीन को रोटेट करके? किया था मैम पर नहीं हुआ। आंसर तो आ गया मैम मेरा, वो उसमें बता दूंगी कमेंट में। ठीक है। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। आपको ए और बी की वैल्यू नहीं पता है, आपको वो पहले निकालनी है, ठीक है। पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ए की जगह पे मैं कितना लिखूं, बी की जगह पे कितना लिखूं, फिर एक ब्रैकेट में दोनों को जमा करना है, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस करना है, सिंपल। अब पहले वाले में माइनस करो, बाद वाले में जमा करो, या पहले वाले में जमा करो, बाद वाले में माइनस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, 20 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास है 24 बच्चे, और एक बच्चे का पोल में टच नहीं होता, तो अभी कितने बच्चे रहे? 2 बच्चे रहे सिर्फ। बाकी बच्चे हैंड रेज कर लिया करो ना, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा किसने आंसर किया। सभी हैंड रेज करो जिसने आंसर कर लिया है। मोनिका, पिंकी, जतिन, नीतू, अमित, सुनील, मुस्कान, प्रवेश। पिंकी अभी क्लास में ध्यान दो, अभी ग्रुप में मैसेजेस मत करो, ठीक है। बाद में कर लेना ग्रुप में मैसेज। चलो, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 मैम 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर अपना आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है, अच्छा था, आंसर लिख लो सभी अपना अपना, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका शक्ल है ऐसी, a² माइनस b² जैसी, है ना। a² माइनस b² जैसी इसकी शक्ल है। अब हमें पता है कि अगर जो हमारा सवाल हो वो अगर ऐसा हो तो हमारा उत्तर कैसा होगा। तो हमें पता है कि उत्तर हमारा ऐसा होगा कि एक ब्रैकेट में a और b माइनस करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में a और b प्लस करेंगे। अब हमने देखा कि हमें जो सवाल दे रखा है उसमें जो हमें वैल्यू दिख रही है वो a² की है, ये b² की है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो a की घात 2 है उसकी जगह पे कौन लिख रखा है, उसकी जगह पे लिख रखा है 36 a की घात 2। तो यहाँ से मुझे a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, a को ऐसे का ऐसा ही रहने दो और 36 को आप ऐसी संख्या निकाल के दो। अच्छा, a का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, वहां पे संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। 36 को ऐसी संख्या की गुणा में लिखो जो अपने आप से ही गुणा होके 36 दे दे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर आपको पूरा लिखना है इसको अभाज्य गुणनखंड में तो वैसा भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6 और a की घात 2 को लिख सकते हैं a गुणा a, ठीक है। अब यहां से a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 की 2 की जोड़ी बन गई है तो 6 बाहर आ गया, a की भी 2 की जोड़ी बन गई है तो a भी बाहर आ जाएगा, तो a बराबर है 6a के। अब b का मान निकालते हैं।
b की घात 2 के बराबर क्या लिखा है, तो b की घात 2 के बराबर लिखा है 81 b की घात 2। b यहाँ पे अकेला रहेगा, वहां पे हो जाएगा वर्गमूल। 81 को लिख सकते हैं 9 9 81 b गुणा b। ठीक है, तो b का मान कितना आ जाएगा, 9 की जोड़ी बन गई है तो हम लिखेंगे बाहर आ जाएगा 9, और b की भी 2 की जोड़ी बन गई है तो बाहर आ जाएगा b, तो b बराबर है 9b। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे भरना है, क्यों, क्योंकि यही तो हमारा उत्तर है। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, तो पहले ब्रैकेट में a से b को माइनस करो, मतलब 6a माइनस 9b, और दूसरे ब्रैकेट में a को b के साथ जोड़ दो, मतलब 6a जमा 9b। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर कितना है, वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहीं पे वो था जो हमारा आंसर आया है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में देखो इन्होंने a को 36a मान लिया। a को 36a कैसे मान सकते हैं, जब हमारा 36 का भी हमें वर्गमूल करना पड़ेगा 6 आएगा, a स्क्वायर का भी वर्गमूल करना पड़ेगा a आएगा, 81 का वर्गमूल करना पड़ेगा 9 आएगा, b स्क्वायर का वर्गमूल करना पड़ेगा b आएगा। तो जो भी आपको संख्याएं क्वेश्चन में दी होती है कभी भी वो आंसर में आ ही नहीं सकती, जैसे यहां पर आई 36 81, तो ये गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने 6a में से 6b को घटाया, जबकि b का मान तो 9b है, तो b की जगह पे 6b कहां से आया, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इन्होंने 9a जमा 6b किया है, a का मान 6a है, b का मान 9b है, तो ये भी गलत है, और दोनों ब्रैकेट में इन्होंने जमा कर रखा है तो इन्होंने लिखा इसको गलत तरीके से, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे लिए करेक्ट है। तो ये था उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ऐसा ही एक और सवाल हम करने वाले हैं पोल में। बिल्कुल सिंपल है, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इतना लंबा नहीं करना, शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट बताती हूँ। आपने देखा 36a स्क्वायर, आप 36 का वर्गमूल कर दो। 36 का वर्गमूल मतलब ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पर 36 आता है, तो 36 का वर्गमूल हो गया 6। a की घात 2 है, इसका वर्गमूल करो तो इसकी घात हट जाएगी, a आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास था 81b की घात 2, तो आपने संख्या का वर्गमूल करना है, 81 का वर्गमूल करो 9 9 81, और b का वर्गमूल करो तो b, तो ये आपका b आ गया, ये आपका a आ गया। एक ब्रैकेट में a माइनस b करो, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b करो। अगर आपको लंबा वाला तरीका नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हो, संख्या का वर्गमूल चर का वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल चर का वर्गमूल। ठीक है, ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, जैसा पीछे वाला सवाल था उसी की तरह ये भी है। आपको बस यहाँ पे संख्याओं का वर्गमूल करना आना चाहिए और आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल है 49a की घात 2 माइनस का निशान 64 b की घात 2। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है 49, इसका वर्गमूल करो, इसका भी वर्गमूल करो, 64 का वर्गमूल करो, इसका भी वर्गमूल करो, तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार a और b की वैल्यू मिल गई, एक ब्रैकेट में a से b को जोड़ो, दूसरे ब्रैकेट में a से b को घटाओ। a की जगह पे b मत लिख देना, b की जगह पे a मत लिख देना, a की जगह पे a ही लिखना है और b की जगह पे b ही लिखना है। सभी ऑप्शन को अच्छे से देख लेना भाई, अच्छे से पढ़ लेना, कोई ऑप्शन समझ ना आए तो माइक ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ी देर में आपको पोल भी नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको सॉल्व करो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने गड़बड़ की थी। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना, ये क्वेश्चन पोल रिजल्ट में आएगा। ओके, हाँ जिसने कर दिया हैंड रेज करना, आराम से करो, मतलब किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इसने कर लिया तो मैं भी करूं, नहीं, आराम से, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, सभी अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो इसलिए आराम से करो। बस आंसर देने के बाद हैंड जरूर रेज कर लेना, हाथ के निशान को दबा देना। ठीक है,
सभी कोशिश कीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कहीं फंस जाओगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ऑप्शन ध्यान से देखना, ऑप्शन में ये उल्टा फुल्टा भी लिख देते हैं, उल्टा फुल्टा नहीं चाहिए। ए की जगह पे ओके, ए की जगह पे वही लिखना है जो ए का मान आया है, और बी की जगह पे वही लिखना है जो बी की जगह पे आया है। ठीक है, आगे पीछे मत करना। दस बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन हैंड रेज सिर्फ 7 ही बच्चों के हैं। बाकी बच्चे भी हैंड रेज करो, हाथ के निशान को दबा दो अगर आंसर दे दिया है तो, और जिसने नहीं दिया है आराम से करो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर आंसर दो। ओके, तो 20 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। और जिन्होंने आंसर कर लिया वो हैंड रेज कर लो, क्योंकि उनके फिर मैं नाम ले लेती हूँ। अभी आंसर दे दिया है सुरेंद्र, सरुति, पिंकी, अदिति, अंजू, मोनिका, अमित, राम भतेरी, विशाल जी के नाम से जो है तेनिका, नीरज, कुलदीप सिंह जी के नाम से जो है मुस्कान, हेमलता, काजल, इन सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। और बाकी बच्चे भी रहते हैं आंसर देने वाले। मालती ने आंसर दे दिया है, ठीक है। जतिन, तनु, सुरेश, अंतिम, सुनील, बच्चों आंसर कर लीजिए, आराम से करो लेकिन जल्दबाजी में मत करो। अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या कोई है जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? अगर कोई है तो माइक ऑन करके यस बोलो। किसी को और समय चाहिए क्या? जतिन, तनु, अंतिम, क्योंकि आप तीनों के हैंड रेज नहीं है। ओके, करते हैं 5 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। 13 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी और 6 बच्चों ने कहा ए बी डी। तो देखते हैं अब 13 बच्चे सही हैं या फिर बाकी बच्चे सही हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये जो मान है ये ए की घात 2 का है, ये जो मान है ये बी की घात 2 का है। ए की घात 2 बराबर है 49 ए की घात 2 के। हमने ए का मान निकालना है, मतलब हमें इसका वर्गमूल करना है। 49 का वर्गमूल करेंगे तो हमें पता है 7 7 49 होता है। ए का वर्गमूल करेंगे तो ए आएगा, तो ए का मान आ गया 7a। ठीक है, और बी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो b की घात 2 की जगह पे लिखा था 64b स्क्वायर। हमें पता है हमें b का मान निकालना है, तो संख्या का वर्गमूल करना पड़ेगा। 64 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है, 8 होता है, 8 8 64, और b का b ही होता है। तो b स्क्वायर अगर b की घात 2 का वर्गमूल करें तो b ही होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a का मान 7a, b का मान 8b। तो पहले ब्रैकेट में 7a को 8b से जमा करो और दूसरे ब्रैकेट में 7a और 8b की माइनस करवा दो, और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये आंसर है। एक में 7a जमा 8b, एक में 7a माइनस 8b। तो ये आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 7a 8b 7a माइनस 8b। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 13 बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन 6 बच्चों ने अभी भी थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है। तो अभी जिन बच्चों का गलत हुआ है, आप सभी को समझ आया कि ऑप्शन नंबर सी सही क्यों है और आपका ऑप्शन गलत क्यों है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हो। अगर समझ आ चुका है तो वाई टाइप कर सकते हो। दोबारा समझाओ। हाँ बोलो, फिर से समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको फिर से समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमने सवाल देखा, सवाल था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है सवाल अगर ऐसा हो तो इसका उत्तर होता है ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट में और दूसरे में ए प्लस बी।
या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि पहले ब्रैकेट में जमा करो, दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर दो, अपनी मर्जी है। सवाल में हमें मान दे रखा है ए स्क्वायर का और इसमें दे रखा है मान हमें बी स्क्वायर का, और उत्तर निकालने के लिए हमें चाहिए ए और बी का मान। ठीक है, तो ए स्क्वायर 49 ए स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से हमने पहले तो ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए हमें इस पूरे का वर्गमूल करना पड़ेगा। वर्गमूल का मतलब होता है ऐसी संख्या ढूंढ के निकालो जिसको उसी से गुणा करने पर 49 आए। तो हमें वो संख्या पता है, वो होती है 7, और ए का वर्गमूल करो तो ए ही आता है। ठीक है, तो ए का मान आ गया 7 है, क्योंकि 7 7 होता है 49 और ए गुणा ए होता है ए स्क्वायर। उसी तरह से हमने भाई बी स्क्वायर का मान, बी का मान निकालना था। बी स्क्वायर हमें दे रखा था 64 बी स्क्वायर के बराबर। बी का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। वर्गमूल का मतलब फिर से वही कि ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पे 64 आता हो। तो हमें पता है 8 है वो संख्या, 8 8 64 होता है, तो 64 की जगह पे आ गया 8 और बी स्क्वायर की जगह पे आ गया बी। तो हमें बी का मान भी मिल गया 8। ए और बी का मान मिल चुका है, तो हमने इसको यहां पर भर दिया, क्योंकि हमें पता है सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर ऐसा होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में लिख दिया 7a माइनस 8b, क्योंकि a का मान है 7a और b का मान है 8b, तो 7a माइनस 8b, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया 7a जमा 8b, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको बस ए बी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर वो आपको आ गई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें गलत कर दिया तो फिर क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। चलो तो अभी आगे बढ़े। ठीक है, बाकी फिर से सवाल समझना हो तो आप क्लास के बाद रुक के वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने वर्गमूल निकालना सीखा था फर्स्ट चैप्टर में। तो बहुत से बच्चे जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है उनको वर्गमूल निकालना अच्छे से आता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा था उस वक्त तो वो फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास के एंड में। ठीक है, चलो अभी के लिए करते हैं अपना अगला टॉपिक शुरू। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। आप सभी ने ग्राफ देखा है, ग्राफ बनाए हैं, तो ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ग्राफ का, कि ग्राफ होता क्या है और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहला होता है, पहले हम पढ़ने वाले हैं चीजों के बारे में, वो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इंग्लिश में कहें मूल बिंदु को तो ओरिजिन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक आलेख कागज है, ये एक ग्राफ पेपर है। किस किसने ग्राफ पेपर देखा है? वाई लिखो फटाफट से। देखा है आप सभी ने ग्राफ पेपर या नहीं देखा है? बस 2 बच्चों ने देखा है, बाकी नहीं देखा किसी ने? अच्छा, सभी ने देखा है, ठीक है। तो इस ग्राफ पेपर पे हम ग्राफ बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पे हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे एक रेखा देख रहे हो, जो कि ऐसी लेटी हुई रेखा है, ऐसे देखो यहाँ पे लेटी हुई है, इसका एक नाम होता है। ठीक है, और जो आपकी रेखा खड़ी है, बिल्कुल सीधी खड़ी है, ऊपर को जा रही है, इसका भी एक नाम होता है। तो पहले तो इनका नाम जान लेते हैं। तो पहले जो आपकी लेटी हुई रेखा है, इसको हम कहते हैं कि ये एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? ये एक्स अक्ष। ठीक है, ये क्या है? ये एक्स अक्ष है। अब क्योंकि ये एक रेखा है, हमने क्या कहा, लेटी हुई रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब क्योंकि ये एक रेखा है, तो हमने पिछले साल 9th क्लास में पढ़ा था कि रेखा को बनने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां से शुरू होगी, यहाँ पे खत्म होगी। रेखा अगर बनानी है तो कितने बिंदु चाहिए? तो हमें चाहिए 2 बिंदु, यहां से यहां तक। ठीक है, रेखा खंड बनाना हो तो भी 2 बिंदु चाहिए। तो इसका मतलब इसके पास भी 2 बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरी रेखा को क्या कहते हैं, इस पूरी रेखा को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ये है क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा है ये? क्षैतिज रेखा। और आपसे पूछा जाए कि क्षैतिज रेखा को किस अक्ष के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे एक्स अक्ष के नाम से। ठीक है, अब आपसे एक और सवाल पूछे कि एक्स अक्ष के जो 2 बिंदु हैं उनके नाम क्या है? एक्स अक्ष तो देखो पूरा हुआ, एक्स अक्ष कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है? हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था। नहीं, मूल बिंदु नहीं होगा। अच्छा देखो, ये है आपका पूरा का पूरा एक्स अक्ष। ठीक है, ये क्या है?
ये है आपका एक्स अक्ष। एक्स अक्ष दो बिंदुओं से मिलके बना है, उनके नाम क्या है? यहां लिख रखे हैं। पहले का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है एक्स डैश। ठीक है, बताओ अभी समझ आया? एक्स माइनस और एक्स प्लस में। हाँ, लेकिन जो प्लस वाला उसको हम एक्स कहते हैं और इसको हम कहते हैं एक्स डैश। ठीक है, हमने फिर पहली से बार रिपीट सुना। करती हूँ। पहले क्या एक्स डैश, यस मैम। तो आप इसको क्या बोलते हो? कुछ नहीं मैम, वैसे ही बता देते कि इस साइड एक्स माइनस का होता है, एक साइड एक्स प्लस का होता है ना। ठीक है, हाँ वैसा भी ठीक है, लेकिन नाम देखे तो नाम इसके एक्स और एक्स डैश होते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं फिर से तीनों चीजें रिपीट करूंगी, ध्यान से सुनना। नंबर 1, ग्राफ बनाने के लिए जो हमें एक रेखा चाहिए होती है, जो कि यहाँ पर है, ऐसे देखो बिल्कुल ऐसी लेटी हुई रेखा है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, अगर बोले ये कौन सा अक्ष है तो इसे कहते हैं कि ये एक्स अक्ष है। अगर बोले कि एक्स अक्ष जिन बिंदुओं से मिलके बना है उन बिंदुओं के नाम क्या है, तो पहला है एक्स, दूसरा है एक्स डैश। ये तीन चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर इसको मिटाते हैं और बात करते हैं वाई की। अब सेम चीज वाई के साथ भी हुई। ठीक है, हमें जो रेखा चाहिए जो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं इसको हम? ऊर्ध्वाधर रेखा। इंग्लिश में कहें तो वर्टिकल लाइन। वर्टिकल होती है जो बिल्कुल सीधी होती है। तो अगर आपसे पूछें कि ये कैसी रेखा है तो आप बोलेंगे ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा अक्ष है, तो चलो खुद बताओ कौन सा अक्ष है ये लाल रेखा, कौन से अक्ष की है? वाई एक्स। वाई अक्ष की, बिल्कुल। वाई और वाई वाई अक्ष बनाने के लिए जो दो बिंदु हैं उनके नाम क्या क्या है? माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक है वाई और दूसरा है वाई डैश। ठीक है, वाई और वाई डैश, बस इतना ही था। ग्राफ में इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। ये हो गया वाई अक्ष के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष, एक देखो एक ऐसे को जा रही है तो एक ऊपर से आ रही है। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे आकर के मिल रही हैं, एक बिंदु पे आके टकरा रही हैं। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? वो बिंदु होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं कि ये क्या है, तो ये बताओ क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु है। इसको हम कहते हैं कि ये मूल बिंदु है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ये है मूल बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आकर के प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये, अब हमने इस ग्राफ को और अच्छे से आगे बढ़ा दिया, हमने यहाँ पे जो है वो संख्याएं लिख दी। अब हम बात करेंगे इनकी दिशा के बारे में। अभी जो आपने बोला ना कि एक तरफ जमा का एक तरफ माइनस का, अब हम बात करेंगे उसकी। तो ये है एक्स और यहाँ पर है एक्स डैश, ये है y और नीचे है y डैश, और यह है हमारा इधर बीच में मूल बिंदु। अगर हम बात करें y और y डैश की, तो मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ को जाएंगे तो y कैसा होगा? y धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब y की जो संख्याएं हैं वो पॉजिटिव होंगी, जमा वाली होंगी। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? ये सारी पॉजिटिव नंबर है, जमा की संख्याएं हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि y की जो दिशा है, मूल बिंदु से जो ऊपर वाला y है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाला जो y है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, माइनस का रहता है। ठीक है, धनात्मक, और ये रहेगा हमेशा ऋणात्मक। बताओ ये किस किस को पहले से पता था और किस किस को अभी समझ भी आ गया? ठीक है, पता था मैम। पहले से पता था, हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं एक्स के बारे में। तो मूल बिंदु से
राइट की तरफ को, राइट साइड को जो जाएगा, जो x जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा, मूल बिंदु से इधर आगे की तरफ को जो जा रहा है, या फिर ऐसा ऐसा समझ सकते हो जो मूल बिंदु से आगे की तरफ को है, ठीक है, आगे की तरफ को है वो क्या है, वो पॉजिटिव वाला x है, और जो मूल बिंदु से पीछे की तरफ को है वो कैसा है, वो माइनस वाला x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा वो माइनस का होगा। तो बस इसमें इतना ही था, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ग्राफ हमारा बस इतना ही होता है। अगर आपको इतनी चीजें क्लियर है तो आप काफी चीजें अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने ये सीख लिया है तो चलिए अभी सवालों के जवाब दीजिए। ये जो 3 है, ये x का जो 3 है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जमा का है या माइनस का है? ये जमा का। जमा का, तो x 3 के बराबर। अच्छा, ये जो 6 है x का, ये कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। माइनस का, ठीक है। और ये जो है ये कैसा है? पॉजिटिव मैम। प्लस का। और ये कैसा है? माइनस का 4। माइनस का 4, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करेंगे पोल में, उससे पहले एक सवाल मैं आपको देती हूँ। फिर पोल में क्वेश्चन आएगा ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। अगर मैं किसी बिंदु को, चलो पहले नाम लिख लेते हैं फटाफट से। ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। एक बिंदु मैंने यहां बनाया, तो ये कैसा होगा, जमा का होगा या माइनस का होगा? माइनस। माइनस का। एक बिंदु जो मैंने यहां बनाया, ये प्लस का होगा या माइनस का? माइनस का। प्लस का। नो मैम, माइनस का, माइनस का। माइनस का। कोई बिंदु मैंने यहां पर बनाया तो ये कैसा होगा? प्लस का। प्लस का। और कोई बिंदु अगर मैं यहां पर बनाऊं तो प्लस। प्लस का। प्लस का। बस, अगर आपको इतनी चीज क्लियर है तो आप पोल का क्वेश्चन अगला वाला कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो आपको यहाँ पर बोला है, आपको एक ग्राफ दिया है, ग्राफ में है बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है। लेकिन आपसे जो पूछा गया है जिस बिंदु के बारे में, उस बिंदु को मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दूर से दिख जाए किसके बारे में पूछ रहे हैं। आपको पूछा जा रहा है ये जो बिंदु R है, ठीक है, ये जो बिंदु R है ये कैसा है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, कैसा का मतलब क्या पूछ रहे हैं कि बिंदु R डैश पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, बिंदु R धनात्मक मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पर है। ऑप्शन नंबर 2, ऋणात्मक x अक्ष मतलब नेगेटिव x एक्सिस पर है। ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक y अक्ष मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पर है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक y एक्सिस या फिर नेगेटिव y एक्सिस पर है। जो भी आपको लगता है जिस पर भी ये बिंदु स्थित है, आपने उसको ढूंढना है। ढूंढ करके आंसर जो है वो पोल में देना है। पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाइए और अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए कि जो बिंदु R है जिसको मैंने हाईलाइट किया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वो किस पर स्थित है, कौन सा अक्ष और कौन सा चिन्ह। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करो फटाफट से, क्योंकि बस इसमें कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, देखना है कहां पर स्थित है और अपना आंसर देना है। हल इसमें कुछ नहीं करना है ना। चलो, हमारे पास क्लास में अभी है 17 बच्चे, 17 में से 16 बच्चे ही पोल में आंसर कर पाते हैं, तो 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से आंसर कर लीजिए। विशाल जी के नाम से जो है बेटा आंसर कर लो, आंसर कर लिया तो हैंड रेज कर लो। पिंकी, आपने आंसर कर लिया तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो आंसर कर लो। और मालती, सुविंदर, हाँ अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो बेटा आंसर कर दीजिए। चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब था। हमने जब इस फिगर को ध्यान से देखा तो हमने देखा कि ये जो आर है ये वाई डैश पर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं कि ये वाई अक्ष है, और वाई अक्ष के भी किस पर है, तो माइनस वाली तरफ है, ठीक है, नेगेटिव वाली तरफ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और बाकी सभी आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब कर लेते हैं, अब हम देखेंगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय रूप, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अभी तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली तो नहीं, जब हम सेट एग्जाम का रिवीजन कर रहे थे उससे पहले हमने पढ़ा था बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य कैसे निकलते हैं। बताओ कौन सी विधि सीखी थी हमने बहुपद के शून्य निकालने की? गुणनखंड विधि मैम। कैसे गुणनखंड? मध्यपद विभाजन। बिल्कुल, मध्यपद विभाजन, ठीक है, वो हमने सीखा था बहुपद के शून्य निकालने के लिए। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं कि बहुपद के शून्य कौन है और कितने हैं। ठीक है, कौन है इसका पता शायद इस क्लास में नहीं लगाएंगे, लेकिन कितने हैं उसका पता लगाएंगे। तो चलो ये कह रहे हैं कि क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं? मैं अगर आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना के दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये एक बहुपद का ग्राफ है, इसके कितने शून्यक हैं, तो क्या आप बता सकते हो? हाँ या ना, बस इतना बताओ। बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, मैं स्क्रीन को फिर से शेयर कर देती हूँ, बाकी बच्चे तब तक अपना आंसर बताना। अच्छा, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही थी? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं कि इसके दो शून्यक है। हाँ, पर अभी शून्यकों की संख्या नहीं हुई, बस इतना पूछा कि बता सकते हैं हम ग्राफ को देख के कि नहीं बता सकते, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर है हाँ, हम ग्राफ को देख करके शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो माना हमने कि ये ax प्लस b एक बहुपद है, और कैसा बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद है। क्यों है रैखिक बहुपद? क्योंकि हमें पता है जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर x की घात 1 है तो ये बहुपद रैखिक है। ठीक है, अब इस रैखिक बहुपद का एक इन्होंने ग्राफ बनाया। ये इन्होंने क्या किया, रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाया। कैसे ग्राफ बनाया जाता है वो हम आपके चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे। अभी जितने भी ग्राफ होंगे वो सारे बने बनाए होंगे। ठीक है, कैसे बनाना है वो अगले चैप्टर में सीखेंगे हम। अभी के लिए जो भी ग्राफ है वो पहले से ही बने बनाए हैं, आपने बस उनको देखना है और अपना जवाब देना है। तो ये था हमारा बहुपद और इसका था ये ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है, तो बिल्कुल सीधी रेखा है, y के अक्ष को भी छू रही है और x के अक्ष को भी छू रही है। ठीक है, दो बिंदुओं से मिलकर ये बना है, दो नहीं कह सकते, बहुत से बिंदु होंगे इसके बीच में। ये जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं कि ये एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है, बिल्कुल सीधी लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें अगर हमने शून्यकों की संख्या का पता लगाना हो तो आप कह रहे हो कि इसके शून्यक 2 है, लेकिन नहीं, मैं कह रही हूँ कि इसका शून्यक 1 है। कैसे मुझे पता चला? तो बिल्कुल ध्यान से सुनना इस एक लाइन को। इस एक लाइन से आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बहुपद का ग्राफ, हाँ बोलो। मुझे पता है मैम। ठीक है, लेकिन अभी सुन लो। ठीक है, देखो बहुपद का ग्राफ जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। क्या कहा इन्होंने? जो भी बहुपद का ग्राफ बनेगा, जैसे ये जो लाल रंग की रेखा है ये बहुपद को दर्शा रही है, बहुपद के ग्राफ को दर्शा रही है। अब ये रेखा जितनी बार x अक्ष को छुएगी, जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, शून्यक भी उतने ही होंगे। तो मैंने देखा ये रेखा थी, इस रेखा ने यहाँ पर y अक्ष को छुआ है, यहाँ पर x अक्ष को छुआ है। पता करो इसने x अक्ष को कितनी बार छुआ? एक बताओ। बार। एक बार। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हुई? एक।
एक रेखा जो जा रही थी y को भी छू रही थी, x को भी छू रही थी, है ना, लेकिन हमें y से फर्क नहीं पड़ता। हमारा जब आपको बोला जाए कि बहुपद के शून्यक ढूंढो ग्राफ की सहायता से, आपकी नजर सिर्फ इस पर होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस पर। इस लाइन के साथ क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस अपने एक्स अक्ष को देखना है कि एक्स अक्ष के ऊपर ग्राफ की रेखा आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने कहा आ रही थी, कितनी बार इसको टच कर रही थी, तो सिर्फ एक बार इसको इसने यहाँ पे टच किया, तो हम कहेंगे शून्यक की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या 1 है। ठीक है, कितनी है, ओनली 1। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो चलो इसको देख लेते हैं। मुझे बताओ इस वाले ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है? एक मैम। एक है। मैम। क्यों? 2 मैम। क्यों मैम 2 है। 2 कैसे है बताओ, कारण भी बताओ। मैम ये रेखा एक रेखा 2 रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ लेकिन देखो नहीं, ये मैम। कौन सा अक्ष, हाँ पहले सुन लो, देखो ये कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हम मान रहे हैं कि इस रेखा ने 2 रेखाओं को छुआ, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि जब ये रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार छुएगी शून्यक भी उतने ही होंगे। इस रेखा ने एक्स अक्ष को यहाँ पे टच किया, वाई अक्ष को यहाँ पे टच किया, पर हमें वाई अक्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शून्यकों की संख्या उतनी होती है जितनी बार एक्स अक्ष कटता है। तो कितनी हुई शून्यकों की संख्या यहाँ पर? 1 मैम। 1 मैम। 1। ठीक है, तो 2 नहीं होगी, कितनी होगी, सिर्फ 1, क्योंकि आपने बस देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो इसकी शून्य संख्या 1 है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे शून्य कितने हैं? 0 मैम। 0 मैम। पक्का? यस मैम। बिल्कुल, यहाँ पे जो शून्यक है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं छुआ, वाई अक्ष पे ये खड़ी है, वाई अक्ष से हमें फर्क पड़ता नहीं है, तो हम कहेंगे ये 0 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो और बताओ। 1 मैम। 1 मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो शून्यक है वो कितने हैं, तो वो 1 है, क्योंकि ग्राफ की जो रेखा है उसने एक्स अक्ष को यहाँ पे छुआ, ठीक है, और 1 ही बार टच किया, 2 बार टच नहीं किया। और यहाँ पर देखें तो बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 मैम। 1 मैम। 1, तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 1। तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इतना था, इसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं हम फिर से इन सभी ग्राफ्स को, कि पहले वाले ग्राफ में एक्स अक्ष को एक बार छुआ तो शून्यक 1 है, यहाँ पे एक्स अक्ष को छुआ ही नहीं तो शून्यक 0 है, यहाँ पे भी एक्स अक्ष को एक बार छुआ तो शून्यक 1 है, और यहाँ पे भी एक्स अक्ष को एक बार छुआ तो शून्यक 1 होगा। तो यहाँ से हमने पता लगाया कि हमारा जो रैखिक बहुपद होता है, ठीक है, या तो उसका एक शून्यक होगा या तो उसका शून्यक होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि रैखिक बहुपद के ज्यादा से ज्यादा एक ही शून्यक हो सकता है, एक से ज्यादा शून्यक रैखिक बहुपद का नहीं हो सकता। तो या तो रैखिक बहुपद में आपको एक शून्यक मिलेगा या तो उसका कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, कोई शून्यक मतलब ग्राफ देखें तो, ग्राफ के हिसाब से देखें तो कोई शून्यक नहीं होगा, 0 होगा। तो बस ये 2 चीजें अगर आप याद रखते हो तो आप अगले वाले पोल के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। फिर से ग्राफ को देख लो, यहाँ पे एक्स अक्ष को नहीं छू रहा था तो हमने कहा इसका शून्यक नहीं है, यहाँ पे एक्स अक्ष को छुआ, यहाँ पे भी एक्स अक्ष को छुआ और यहाँ पे भी एक्स अक्ष को छुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक एक शून्यक इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दिए बेटा, अभी मेरी तरफ से बाय नहीं है, अभी पोल में क्वेश्चन है, पोल के क्वेश्चन रिजल्ट में आता है, फिर आप कहोगे मेरा रिजल्ट खराब हो गया क्योंकि आप क्लास को लेफ्ट कर दोगे। चलो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सवाल में कह रहे हैं नीचे दिया गया ग्राफ जिसका नाम है px, जहां px एक बहुपद है, इसको देख के बताओ कि px के ग्राफ से पता लगाओ कि इसके कितने शून्यक हैं। क्या इसका 0 शून्यक है, क्या इसका 1 शून्यक है, क्या इसके 2 शून्यक हैं। ये है आपकी ग्राफ की रेखा। इस ग्राफ की रेखा को ध्यान से देखो और पता लगाओ कि जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है, हमें बहुपद नहीं पता, हमें बस उसका ग्राफ दिख रहा है, तो जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है उस बहुपद के कितने शून्यक हैं। ठीक है, ग्राफ की रेखा को ध्यान से देखो, जो भी हमने सीखा कैसे पता लगाया जाता है हमने सीख लिया है बहुत से सवालों में। समझ क्या बोला, फिर से बोलो, अगर क्वेश्चन है तो फिर से बोलो।
एक्स की बतानी मैम। नहीं, आपको बस देखो, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया ना ग्राफ की रेखा वाले कि किस अक्ष को टच करती है, वैसे क्वेश्चन किए, उस हिसाब से ये क्वेश्चन करो। लाल रंग की रेखा ग्राफ की रेखा है, बहुपद का ग्राफ की रेखा है। देखो इस ग्राफ की लाइन के हिसाब से कितने शून्यक होंगे, ठीक है। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी भी बहुत से आंसर सही भी आ रहे हैं, बहुत से आंसर गलत भी आ रहे हैं। थोड़ा सा सोच समझ के क्या करो ना, जब मैं आपको समझाती हूँ तब पूछा करो कि नहीं समझ आया, खुद से पूछ लिया करो कि फिर से बता दो। अभी बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे, 18 में से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। क्या मैम हो गया पिंकी? हाँ बोलो। एक्स एक्स पर बताना है क्या मैम, या फिर वाई पर? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि पिछले फिर आपको आंसर पता चल जाएगा ना। जो हमने पीछे सीखा था उसमें हम किस अक्ष पे देख रहे थे, उसको याद करने की कोशिश करो, फिर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब मैंने आपको वो लाइन बताई थी कि किसी बहुपद का ग्राफ इस अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो इतने शून्यक होते हैं, उस लाइन को याद करो। जब कहा जाता है कि चीज इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुना कीजिए और उसको लिखा कीजिए, नोट किया कीजिए, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, हो गया मैम। 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। 17 बच्चों ने, हाँ 17 बच्चों ने आंसर किया। 10 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी, 7 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने अभी अभी पीछे पढ़ा था कि ग्राफ की रेखा जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो इस रेखा ने एक्स अक्ष को यहां पर टच किया है, कितनी बार टच किया? तो सिर्फ एक बार टच किया, तो इसके शून्यक भी एक ही होगा। मान लो आपने ये लाइन नहीं सुनी तो मैंने आपको पीछे ही एक और लाइन बताई थी कि रैखिक बहुपद के अधिकतम एक ही शून्यक हो सकते हैं। रैखिक बहुपद का या तो एक शून्यक होगा या तो शून्यक होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से भी ऑप्शन नंबर सी गलत है। रैखिक बहुपद के कभी भी 2 शून्यक हो ही नहीं सकते, ठीक है। ग्राफ देखा तब भी एक शून्यक निकला, और जो पीछे हमने लाइन समझी थी उससे भी हमने पता किया था या तो एक होगा या तो होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के ग्राफ को देखेंगे। अभी आज हमने देखा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखा, हमेशा सीधी रेखा होती है, हमेशा सीधी ही होगी, चाहे वो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो या ऐसी हो, हमेशा कैसे रहेगी? सीधी। लेकिन अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के ग्राफ के बारे में जो सीधा कभी नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।